भारतीय संदर्भ में जब भी कोई हरामी शब्द सुनता है तो जाहिर है कि ये एक गाली की तरह लगता है और लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इंडिया में तो इसका मतलब कुछ और ही निकलता है। वही तो। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वहाँ ये कोई गाली नहीं है। जापानीज कैंडलस्टिक ट्रेडिंग की दुनिया में अगर किसी चार्ट पर ये पैटर्न दिख जाए तो ये पूरे साल का सबसे प्रॉफिटेबल सिग्नल हो सकता है। सही कहा, ये उन पैटर्न्स में से है जो सच में ट्रेंड को पलटने का दम रखते हैं। हाँ, तो आज की इस डीप डाइव में हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट का साइकोलॉजी और रियल मार्केट चार्ट्स भरे हुए हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे सिर्फ 2 दिन का ट्रेडिंग डेटा मार्केट की पूरी दिशा को पलट सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। देखिए, चार्ट्स की इस धुंधली दुनिया में जहां लोगों का डर और लालच सब आपस में उलझा होता है ना, वहां ये पैटर्न एक बहुत क्लियर रास्ता दिखाता है। लेकिन सबसे पहले तो मुझे इस नाम के बारे में पूछना है, मतलब हरामी क्यों? असल में जापानीज भाषा में हरामी का मतलब प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होता है। ओह वाओ, अच्छा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ, और जब आप चार्ट देखते हैं तो ये विजुअल एकदम क्लियर हो जाता है। इस पैटर्न में मेन तौर पर 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल काफी बड़ी होती है, जिसे हम एक माँ के रूप में देख सकते हैं। ओके, और दूसरी कैंडल? ठीक उसके अगले दिन एक बहुत छोटी कैंडल बनती है, और सबसे खास बात यह है कि ये छोटी कैंडल पूरी तरह से उस पहली बड़ी कैंडल की बाउंड्रीज के अंदर होती है, यानी उसकी बॉडी के अंदर समाई होती है। तो ये एक बच्चे का प्रतीक हो गया। दिन का पैटर्न एक बहुत क्लियर सिग्नल देता है। ये नामकरण वाकई बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 18वीं सदी के जापानीज चावल के व्यापारियों ने जब इन पैटर्न्स को बनाया होगा तो उन्होंने इंसानी फितरत को कितने करीब से देखा होगा। हाँ, वो लोग सिर्फ एक बड़ी और एक छोटी लाइन से मार्केट का डर और लालच दिखा रहे थे। ये अपने आप में कमाल है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये पैटर्न बिल्कुल एक तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह है जो अचानक से ब्रेक लगाती है। ये एनालॉजी बहुत सही है, एकदम परफेक्ट फिट बैठती है यहाँ। ट्रेंड को दिखाता है और फिर अचानक एक जोर का झटका लगता है और ट्रेन वहीं ठिठक जाती है। और ट्रेन के इस झटके को ही मार्केट की भाषा में मोमेंटम का टूटना कहते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खेल कैंडल के छोटे आकार का है ही नहीं। वेट, क्या? अगर कैंडल छोटी है तो इसका मतलब मोमेंटम कमजोर हो गया ना? देखिए, असल खेल है अचानक आई घबराहट यानी पैनिक का। जब मार्केट में कई दिनों से एक तरफा चाल चल रही हो तो उस दिशा को कंट्रोल करने वाले लोग, चाहे वो बुल्स हों या बेयर्स, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ट्रेंड अब कभी नहीं रुकेगा। बिल्कुल। पहले दिन की जो बड़ी कैंडल होती है ना, जिसे हम P1 कहते हैं, वो उसी ओवर कॉन्फिडेंस का सबूत होती है। लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज क्या होती है? क्योंकि जब मार्केट बंद होता है और अगले दिन सुबह खुलता है तो उस बीच, उस ओवरनाइट टाइम में बहुत कुछ हो जाता है। सही पकड़ा आपने। ओवरनाइट रिस्क यहीं से आता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स, ग्लोबल न्यूज या सिर्फ मार्केट का मूड बदलना। हाँ, और आम ट्रेडर्स तो उस वक्त स्क्रीन से दूर होते हैं, लेकिन असली गेम तभी सेट हो रहा होता है। वही तो, मार्केट बंद होने के बाद जो न्यूज आती है वो अगले दिन की ओपनिंग प्राइस तय करती है। जो साइड कल तक जीत रही थी वो सोचती है आज भी मार्केट वहीं जाएगा, लेकिन जब मार्केट कल की क्लोजिंग से एकदम अलग जगह पर खुलता है, जिसे हम गैप अप या गैप डाउन कहते हैं। हाँ वही, वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका होता है। वो जो दूसरी छोटी कैंडल है जिसे P2 कहते हैं, वो वीक नहीं है। वो सामने वाली पार्टी के दिमाग में एक मैसेज है कि अब मार्केट उनके कंट्रोल में नहीं है। यानी मार्केट की असली कहानी प्राइसेस में नहीं है, बल्कि उन प्राइसेस को देखकर होने वाले ह्यूमन रिएक्शंस में है। एकदम सही कहा आपने, डर और पैनिक का रिएक्शन। चलिए इस साइकोलॉजी को एक बहुत ही बुरे डाउन ट्रेंड पर लगाकर देखते हैं, जिसे हम बुलिश हरामी कहते हैं। हाँ, ये गिरते हुए मार्केट में उम्मीद की किरण जैसा होता है। इमेजिन कीजिए कि मार्केट हफ्तों से लगातार गिर रहा है, हर दिन एक नया लो बन रहा है, लोगों के पोर्टफोलियोज लाल रंग में रंगे हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा है। और तभी इस भयानक डाउन ट्रेंड के एकदम बॉटम पर यह पैटर्न बनता है। पहले दिन एक विशाल लाल कैंडल बनती है जो ये दिखाती है कि बेयर्स पूरी तरह कंट्रोल में है, वो मार्केट को बुरी तरह नीचे धकेल रहे हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरे दिन एक छोटी नीली कैंडल बनती है जो उस लाल कैंडल की बॉडी के अंदर ही बंद हो जाती है। लेकिन एक सेकंड,
यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर दूसरी कैंडल जो नीली कैंडल है वो आकार में इतनी छोटी है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि बुल्स में अभी तक ताकत ही नहीं आई है। हाँ, देखने में तो वैसा ही लगता है। तो फिर एक कमजोर दिखने वाली छोटी कैंडल से उन अग्रेसिव बेयर्स के पसीने क्यों छूट जाते हैं जो कल तक मार्केट पर राज कर रहे थे? यही तो, इस साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। पैनिक उस छोटी कैंडल के आकार से नहीं आता, बल्कि उसकी ओपनिंग प्राइस से आता है। ओपनिंग प्राइस से? कैसे? जरा उस ट्रेडर के नजरिए से सोचिए, जिसने कल उस बड़ी लाल कैंडल को देखकर और शॉर्ट सेलिंग की थी। वो बेचारा रात भर चैन से सोया ये सोचकर कि सुबह मार्केट और गिरेगा। हाँ, उसको तो प्रॉफिट्स दिख रहे होंगे अपने दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन सुबह 9:15 पे जब ट्रेडिंग शुरू होती है तो मार्केट कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर खुलता है। ये उन बेयर्स के लिए पहला बड़ा झटका होता है, जिसे हम गैप अप ओपनिंग कहते हैं। बेयर्स तो एक और लाल दिन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह स्क्रीन पर नीला रंग दिखने लगता है। उनका तो पूरा मैथ ही बिगड़ गया होगा। वही तो होता है। ये गैप अप उनके दिमाग में डाउट डाल देता है। वो सोचते हैं, अगर मार्केट इतना कमजोर था तो ये ऊपर क्यों खुला? और फिर वो पूरा दिन वेट करते होंगे कि शायद मार्केट वापस गिरेगा। सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो छोटी नीली कैंडल पूरा दिन अपनी जमीन पकड़े रहती है और कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बंद होती है। ये तो बेयर्स के लिए क्लियर सिग्नल है कि अब हार मान लो। हाँ, और फिर वो अपना नुकसान कम करने के लिए घबराहट में शेयर्स वापस खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और यही शॉर्ट कवरिंग मार्केट को नए अप ट्रेंड की तरफ मोड़ देती है। वाओ, ये तो किसी मेंटल वॉरफेयर जैसा लग रहा है, जहां जीत कैंडल के आकार से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से तय हो रही है। एकदम। और हमारे सोर्सेज में इसका एक बहुत बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सिस बैंक का चार्ट। ओ हाँ, मैंने वो पढ़ा था। अगर हम इस चार्ट की कहानी देखें तो ये किसी सस्पेंस मूवी से कम नहीं लगती। एक्सिस बैंक एक बहुत भारी गिरावट से गुजर रहा था। बिल्कुल, लगातार नीचे जा रहा था। पहले दिन शेयर लगभग 868 पर खुलता है। दिन की शुरुआत में बुल्स थोड़ी कोशिश करते हैं, शेयर को 874 तक ले जाते हैं। लेकिन बेयर्स उन्हें फिर से दबा देते हैं। हाँ, बेयर्स पूरी तरह हावी हो जाते हैं और इसे बुरी तरह पीटते हुए 810 के एक नए डरावने लो तक ले जाते हैं और आखिर में शेयर 815 पर बंद होता है। और आप देखिए, ये जो 810 का लेवल है ना, ये अब ट्रेडर्स के लिए एक लाइन इन द सैंड बन गया है, यानी आखिरी उम्मीद। हाँ, 810 तक की इस गिरावट का मतलब है कि मार्केट में उस वक्त कितना हैवी पैनिक रहा होगा। जिन लोगों ने पहले लॉन्ग पोजीशंस ली होंगी, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। लोग घबरा कर मार्केट छोड़कर भाग गए होंगे। बिल्कुल। यानी पहला दिन बेयर्स के लिए पूरी जीत का दिन था। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अगले दिन आता है। दूसरे दिन बेयर्स को पूरी उम्मीद थी कि एक्सिस बैंक 815 से भी नीचे खुलेगा, लेकिन शेयर 824 पर गैप अप खुलता है। और ये 9 रुपए का गैप अप कोई छोटी बात नहीं है। ये उन बेयर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जो कल रात अपने प्रॉफिट्स का जश्न मना रहे थे। दिन के दौरान शेयर थोड़ा नीचे जाने की कोशिश जरूर करता है, 1818 तक आता है। और यही इस कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। 1818 तक आता तो है, लेकिन वो कल के 810 वाले लो को तोड़ने में पूरी तरह फेल हो जाता है। ओह, यानी बेयर्स के पास मार्केट को और नीचे ले जाने की ताकत अब नहीं बची थी। सही पकड़ा। यही वो पल है जब बेयर्स का सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि नीचे का रास्ता बंद हो चुका है। और इसके बाद शेयर वापस ऊपर 8047 तक जाता है और आखिर में 835 पर बंद हो जाता है। हाँ, एक छोटी नीली कैंडल जो पूरी तरह कल की उस 868 से 815 वाली विशाल लाल कैंडल की बॉडी के अंदर समाई हुई है। माँ और बच्चे का वो प्रेग्नेंट विजुअल चार्ट पर एकदम परफेक्ट बन गया। बिल्कुल। बेयर्स का राज खत्म। बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में नए ट्रेडर्स या टेक्निकल एनालिस्ट्स के पास ट्रेड लेने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा, वो क्या है? देखिए, मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और दूसरे जो थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं। तो रिस्क लेने वाले क्या करेंगे इस एक्सिस बैंक के केस में? जो रिस्क लेने वाले हैं वो दूसरे दिन के खत्म होने से ठीक पहले, जब प्राइस लगभग 835 के आसपास सेट हो रही होती है, तभी अपनी बाइंग पोजीशन बना लेंगे। वो इस फियर से ग्रीड वाले शिफ्ट को तुरंत कैच करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि हर कोई तो इतना रिस्क नहीं ले सकता। सेफ खेलना भी बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ऐसे लोग तुरंत जंप नहीं करते, वो तीसरे दिन का वेट करेंगे। वो चेक करना चाहेंगे कि ये तेजी कोई ट्रैप तो नहीं है। बिल्कुल। अगर तीसरे दिन भी एक स्ट्रॉन्ग नीली कैंडल बनती है
जो इस नई अप ट्रेंड को कंफर्म करे, तब वो अपना पैसा लगाएंगे। ये सच में बहुत समझदारी भरा स्टेप है। लेकिन चाहे कोई भी अप्रोच हो, रिस्क लेने वाली या सेफ वाली, एक चीज तो नहीं बदलती, और वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेड करना सुसाइड जैसा है। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले बाहर निकलने का रास्ता जरूर पता होना चाहिए। तो इस बुलिश हरामी पैटर्न में स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए? इस पैटर्न में इन दोनों दिनों में से जो भी सबसे लोएस्ट लेवल बना है, वही आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा। तो एक्सिस बैंक के एग्जाम्पल में पहले दिन का लो 810 था और दूसरे दिन का 818 था। हाँ, तो दोनों में से सबसे लोएस्ट क्या हुआ? 810। राइट। तो 810 एक लक्ष्मण रेखा बन गई। अगर मार्केट वापस इसको क्रॉस करके नीचे जाता है तो बिना किसी इमोशन के ट्रेड से बाहर निकल जाना ही सबसे सही स्टेप है। बिल्कुल, क्योंकि अगर 810 टूट गया तो इसका सीधा मतलब है कि हरामी पैटर्न फेल हो गया और बेयर्स वापस फुल फॉर्म में आ गए हैं। सही कहा। वैसे सोर्सेज में एक बहुत बड़ी वार्निंग भी दी गई है कि ये पैटर्न हर जगह काम नहीं करता। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पैटर्न सिर्फ एक शेप नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। सोर्सेज में एक चार्ट था जहां बिल्कुल परफेक्ट बुलिश हरामी बना था, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया क्योंकि उस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड था ही नहीं। मार्केट काफी दिनों से एकदम फ्लैट चल रहा था। ओह, यानी जब पहले से कोई ट्रेंड है ही नहीं तो पलटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम सही। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग बेयर्स को डरा देती है, लेकिन मार्केट में लालच भी तो उतना ही फ्रेजाइल होता है ना, जितना कि डर। बिल्कुल, लालच को टूटने में भी वक्त नहीं लगता। तो जब बुल्स एक शानदार रैली के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब आता है इस सिक्के का दूसरा पहलू, जिसे हम बेयरिश हरामी कहते हैं। ये एक लगातार ऊपर जाते हुए मार्केट के टॉप पर बनता है, जहाँ हर कोई पैसा छाप रहा होता है और उन्हें लगता है कि मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं। वही ओवर कॉन्फिडेंस। अप ट्रेंड के उस पीक पर पहले दिन एक बड़ी नीली कैंडल बनती है, जो दिखाती है कि बुल्स पूरी तरह से कंट्रोल में है, वो किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार है। लेकिन फिर अगली सुबह वो अनएक्सपेक्टेड झटका लगता है। बुल्स को उम्मीद थी कि आज भी मार्केट ऊपर खुलेगा, लेकिन मार्केट अचानक गैप डाउन खुल जाता है। हाँ, और एक छोटी लाल कैंडल बन जाती है जो कल की उस बड़ी नीली कैंडल के अंदर फंसी रहती है। ये गैप डाउन बुल्स के लिए तो किसी बुरे सपने जैसा होता होगा। वेकअप कॉल होता है उनके लिए। उनके दिमाग में डर बैठने लगता है कि क्या कल की तेजी कोई ट्रैप थी? क्या बड़े इन्वेस्टर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं? और इस डर की वजह से वो घबराकर अपने प्रॉफिट्स बुक करना शुरू कर देते हैं। सेलिंग शुरू हो जाती है और यही सेलिंग मार्केट को नीचे धकेल देती है। चलिए, इसको भी एक रियल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सोर्सेज में आईडीएफसी लिमिटेड का एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है। राइट। आईडीएफसी का शेयर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा था। पहले दिन शेयर 124 पर खुलता है। हाँ, थोड़ा सा 122 तक नीचे आता है, लेकिन बुल्स इसे अग्रेसिव तरीके से खींचकर 129 के एक नए हाई तक ले जाते हैं। और आखिर में शेयर 127 पर काफी स्ट्रॉन्ग बंद होता है। बुल्स तो पार्टी कर रहे होंगे उस दिन। पार्टी तो अगले दिन सुबह खराब हो गई ना। दूसरे दिन शेयर 127 से ऊपर खुलने के बजाय 126.90 पर खुलता है। अब देखिए, पहली नजर में ये कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं लगता। नहीं लगता, लेकिन एक ऐसी मार्केट में जो लगातार ऊपर जा रही थी, वहां सिर्फ कल की क्लोजिंग से नीचे खुलना ही सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल है। दिन के दौरान बुल्स ने एक आखिरी हताश कोशिश भी की थी। इस चार्ट में वो प्राइस को 129.70 तक ले गए, लेकिन वो उसे वहां टिका नहीं पाए। अचानक से हैवी सेलिंग आई और शेयर बुरी तरह लुढ़क कर 125 तक आ गया और आखिरी में 124.80 पर बंद हो गया। एक छोटी लाल कैंडल जो कल की बड़ी नीली कैंडल के अंदर पूरी तरह कैद हो गई। बुल्स का इल्यूजन टूट गया। अब यहाँ अगर कोई नया ट्रेडर शॉर्ट करना चाहे, यानी इस गिरावट का फायदा उठाना चाहे, तो वो क्या करेगा? जो रिस्क लेने वाला है वो दूसरे दिन के बंद होने के आसपास लगभग 125 पर ही शॉर्ट पोजीशन बना लेगा। राइट, एकदम सही। और जो सेफ प्लेयर है, वो तीसरे दिन एक और लाल कैंडल बनने का वेट करेगा कॉन्फर्मेशन के लिए। और मजेदार बात यह है कि सोर्सेस के हिसाब से आईडीएफसी के इस एग्जाम्पल में अगले दिन कोई लाल कैंडल बनी ही नहीं, मार्केट तुरंत नीचे गया ही नहीं। ओह, यानी सेफ खेलने वालों ने तो ये ट्रेड लिया ही नहीं होगा, उनका पैसा बच गया। यही तो ब्यूटी है मार्केट की। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो कोई भी टेक्निकल पैटर्न मैजिक वॉन्ड नहीं होता। कोई भी पैटर्न 100% सक्सेस गारंटी नहीं करता। हाँ, सोर्सेज में साफ साफ एक ऐसा चार्ट भी दिखाया गया है जहां सब कुछ परफेक्ट था, बेरिश हरामी बना था, रूल्स फॉलो हुए थे,
पर फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉप लॉस का हिट होना मार्केट का एक नॉर्मल पार्ट है। तो आईडीएफसी के केस में स्टॉप लॉस कहाँ होता? जैसे हमने पहले बात की थी लोएस्ट लो की, यहाँ हम हाईएस्ट हाई दिखेंगे, दोनों दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। पहले दिन का हाई 129 था और दूसरे दिन का 129.70 था, तो स्टॉप लॉस 129.70 पर लगेगा। बिल्कुल, अगर शेयर इस प्राइस को क्रॉस कर दे तो सीधा शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल जाओ। सिंपल। रिस्क मैनेजमेंट के बिना टेक्निकल एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। सही कहा, स्टॉप लॉस ही वो शील्ड है जो एक ट्रेडर को जिंदा रखती है। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करें तो हमने मार्केट की एक बहुत डीप लेयर को समझा है। हाँ, हमने देखा कि हरामी पैटर्न सिर्फ 2 कैंडल्स का शेप नहीं है, ये स्क्रीन्स के पीछे बैठे लोगों के डर और लालच की कहानी है। बुलिश हरामी एक डाउन ट्रेंड में उम्मीद लाता है, जहां एक गैप अप ओपनिंग से बेयर्स डर जाते हैं, और बेरिश हरामी एक अप ट्रेंड के टॉप पर खतरे की घंटी है, जहां गैप डाउन बुल्स का ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। ये सब हमें ये सिखाता है कि मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पर रिएक्ट करता है, चाहे वो 18th सेंचुरी का जापान हो या आज का एल्गो ट्रेडिंग का दौर। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है। हमने देखा कि ये पूरा पैटर्न ओवरनाइट गैप पर डिपेंड करता है, राइट? हाँ, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग ही तो इस पैटर्न का इंजन है। तो जरा सोचिए, आजकल क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 चलते हैं। अगर कल को सारे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी 24/7 खुलने लगें, जहां दिन के बीच कोई ब्रेक ही ना हो, रात भर का कोई वेट ना हो और कोई ओवरनाइट गैप बने ही ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो होगा। तो क्या ये सदियों पुराने जापानीज पैटर्न्स अपना फायदा हमेशा के लिए खो देंगे, या फिर इंसानी लालच और घबराहट बिना गैप के भी पैनिक पैदा करने का कोई नया रास्ता निकाल लेगी? ये वाकई एक डीप थॉट है। मार्केट साइकोलॉजी हमेशा नए रास्ते ढूंढ ही लेती है। बिल्कुल, और इस सवाल को हम आज अपने लर्नर्स के लिए सोचने को छोड़ देते हैं। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करेंगे।